हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सॉरी कल के लिए, कल हमारा लेक्चर 1 था एक्चुअली, ठीक है, लेकिन बीच में ही इंटरप्शन की वजह से लेक्चर 1 को छोड़ दिया गया था। तो आज हम वापस से लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये हमने कल स्टार्ट किया था कि हम यहाँ पे जेनेटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेनली। ठीक है, वैसे 3 चैप्टर हैं इवोल्यूशन को मिला के, बट यहाँ पर मेनली हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमने ये बोला कि जेनेटिक्स में जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, इसकी कुछ टर्म्स है हमारे पास। इन टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है, वेरिएशन है, इवोल्यूशन है। ऐसे ही हमारे पास में 2 अलग से डेफिनेशंस हैं म्यूटेशन और जेनेटिक्स के लिए। तो ये हमने सारी कल डिस्कस की थी, जिसमें हमने बताया था कि ये डेफिनेशन जो है इस अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है, तो ये मतलब तुम समझ सकते हो आसानी से, हमने लेक्चर 1 या जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया भी था इसको। अब हमने जेनेटिक्स के बारे में कुछ डेफिनेशन देखी थी कि जेनेटिक्स एक्चुअल में है क्या। तो हमने बताया था कि भैया जीन्स जो हैं उनकी स्टडी है, या फिर इसको एक और जैसे आज हम बोल सकते हैं कुछ अलग चीज, क्या कि भैया जीन्स का इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स, ये भी इसको बोला जा सकता है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स इज नॉन एज जेनेटिक्स। इसके अलावा फैक्टर्स और उनके फीचर्स हैं, नए हाइब्रिड्स हैं, नए कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये सारी बातें हमने कल की थी जेनेटिक्स के लिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने बोला ग्रेगर जॉहन मेंडल। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं तो इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो एक बात इंपॉर्टेंटली हम याद रख लें अगर, कि जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी थी, गिवन बाय बेटसन। ये टर्म जो है ये बेटसन ने दी थी, लेकिन इसको आगे इलेबरेट करना या स्टडी करना वो सारी बातें किसकी थी, मेंडल की। तो मेंडल ने पहले इसको स्टडी कर लिया, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनके हाइब्रिड्स बना लिए, सबको एक बार चेक कर लिया कि सब में सही कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी जो भी सारी बातें थी उसके बाद की, वो सब किसने बताई, आगे के कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे सेमाक हो गया, ठीक है, कॉलन हो गया। तो इस टाइप से अलग अलग साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट आए, जेनेटिस्ट आए, इन्होंने आगे आके सारी बातें बताई जो हम पोस्ट मेंडलिज्म में पढ़ेंगे। अभी हम प्रॉपर बात कर रहे हैं मेंडलिज्म की। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमें ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलना है। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है कि मेंडल ने क्या काम किया। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल फॉर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये बात हमें करनी है। तो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहली बात तो यही है कि मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे कुछ हाइब्रिड्स बनाए और हाइब्रिड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की। अब ये जो प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे, इनकी हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये नए हाइब्रिड या नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किए गए थे, टू टू प्रोड्यूस और स्टडी न्यू कॉम्बिनेशंस। नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इनको स्टडी किया गया था। अब ये नए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, नए कॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ पर नए फीचर्स, नए जेनेटिक फीचर्स। तो न्यू जेनेटिक फीचर्स यहाँ पर देखे जाने थे, उसके लिए इन्होंने ये बातें की थी। चलिए चलिए चलिए, फटाफट लिख दीजिए इनको। सही है, हो गया। तो ये सारा हमने बोला कि मेंडल ने जो स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, उनकी हमने बातें कर ली कि यहाँ पर एक्चुअल बात क्या थी। और हम बोल रहे हैं तो सारी जो भी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, तो वो इंक्लूड की गई चीजें क्या हो सकती हैं, वो सारी हमने देख ली। ठीक है, चलिए अब हमारी आगे की बात करते हैं हम, जिसमें हम क्या बोलने वाले हैं, देखो।
हो गया। अब देखो जेनेटिक्स में हमने बोला ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने 1856 में ये काम स्टार्ट किया था और 1856 से लेकर 1863 यानी कि यहां पर 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 7 इयर्स मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स को दिए। 7 सालों में इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने एक्चुअल में क्या देखा वो देखो यहाँ पर। तो हमने बोला कि भैया यहाँ पे इन्होंने 7 तो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, 7 कैरेक्टर्स, और उनके 14 जो ट्रेट्स हैं, 14 ट्रेट्स वर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये हमें एक चीज है जो याद रखनी है कि यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेट्स को इन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया इन 7 सालों में, यानी 1856 से लेकर 1863 तक। अब देखो इन्होंने जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स की प्रॉपर की बात की जाए, मतलब अगर की फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, की फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट की फीचर की बात की जाए तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि भैया इन्होंने जो भी सैंपल लिए तो उनका जो भी साइज था वो बहुत ही बड़ा था, लार्ज सैंपलिंग साइज था इनका। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि की फीचर में हम एक्सपेरिमेंट की फीचर में हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर कि इन्होंने क्या किया था। यहाँ पर कई सारी जनरेशंस जो हैं वो स्टडी की थी। ठीक है, तो लार्ज या फिर नंबर ऑफ जनरेशंस वर स्टडीड। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने ये काम जो किया वो प्रॉपर उन्हीं प्लांट्स को, यानी जैसे मैं अभी नाम बताऊंगा, उस प्लांट को इन्होंने सेलेक्ट करके किया जो कि इनको इजीली अवेलेबल था। ठीक है, इजीली अवेलेबल था, इजीली अवेलेबल प्लांट स्पीसीज पे इन्होंने काम किया, और इसके अलावा इन्होंने हाई क्रेडिबिलिटी दी, हाई क्रेडिबिलिटी टू द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए इन्होंने क्रेडिबिलिटी जो थी वो बहुत ही अच्छे से रखी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हम प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है ना, ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट किया किस पे गया था वो हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया किस पे गया था। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था उसकी बात कर लेते हैं, जरा नोट कर लो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। हो गया, चलिए जी। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास में ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे। इन एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात की जाए तो इनके लिए खास बातें क्या थी। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमने ये बोला कि देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ही क्या है यहाँ पर मेंडल ने एक्चुअल में क्या किया है, मेंडल ने यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम बोल सकते हैं दो हमारे पास में चीजें आती हैं, एक होता है इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन, और एक होता है बैगिंग। ठीक है, तो देखो मेंडल जी ने क्या किया, एक पौधा लिया, एक पौधा लेने के बाद में उसमें फ्लावर देखा, फ्लावर को देखा तो मेल है या फीमेल पार्ट है उसका, उसको देखा। देन उसके बाद में मेल पार्ट जो है उसमें एंथर को अगर कट किया है तो इमेस्कुलेशन किया होगा। देन उसके बाद में उन्होंने जो कवर किया होगा फीमेल फ्लावर को तो उसे कवर करने को हमने बैगिंग बोला होगा, ताकि जो भी हमारे पास में अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स हैं वो वहां पर ना जाएं और वहां पर कोई भी किसी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, टू अवॉइड द कंटेमिनेशन, यहां पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, टू अवॉइड द कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए ये काम किया गया था, टू अवॉइड द कंटेमिनेशन।
अब देखो बात क्या है कि मेंडल वर्कड ऑन किस पर काम किया, तो उसकी बात कर लेते हैं। मेंडल ने काम किया गार्डन पी प्लांट। मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी प्लांट। ये जो गार्डन पी प्लांट है, इसका नाम जो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है, जिसको हमें हैंड रिटन में अंडरलाइन करना है। तो अब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में गार्डन पी प्लांट है जिसमें पाइसम सटाइवम है, और ये पाइसम सटाइवम जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्लांट है, ऐसे इसके फीचर्स हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि ये प्लांट इस एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल था, कैसे एडवांटेजियस था। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे की बातें करते हैं कि हाउ दिस प्लांट वाज बेनिफिशियल फॉर मेंडल या फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। हो गया। अच्छा, एक चीज और मेंशन कर लेना, हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट जो भी मेंडल के थ्रू किए गए यहाँ पर, ये बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन द प्योर ब्रीडिंग या फिर ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज। ठीक है, जिनको हम प्योर लाइन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्योर लाइन्स के लिए इन्होंने ये सारा काम किया है, बेस्ड ऑन द प्योर ब्रीडिंग। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग। मतलब ये कहना चाहते थे कि भाई साहब देखो, मेरी ये बात है, एक ही प्लांट उसकी कई सारी जनरेशन में स्टडी कर लूं। अब वो एक ही प्लांट 5-6 जनरेशन के लिए अगर स्टडी किया जाएगा तो उसको हम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज या प्योर लाइन बोल देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। हुआ। तो ये सारी बातें हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हम देख चुके हैं कि मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को एक तरह से सेलेक्ट किया है, यहाँ पर वर्क किया है गार्डन पी प्लांट पर, पाइसम सटाइवम है, बेस्ड ऑन द प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज जिसको हम प्योर लाइन बोल रहे हैं, तो उस पर इन्होंने काम किया है। सही है, चलो अब देखो, पहली बात तो यही हो गई कि भाई मेंडल ने यहाँ पे मेंडल ने यहाँ पे मेंडल ने जो यूज किया है गार्डन पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम, वो क्यों यूज किया है, तो वाई द गार्डन पी प्लांट। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि वाई द पी प्लांट या फिर गार्डन पी प्लांट। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया ये ही क्यों सेलेक्ट किया मेंडल ने। अब देखो सीधी सी बात है, इसको सेलेक्ट करने के पीछे उनका भी कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा ही, उनका फायदा तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो फायदे की बातें कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज रही कि हमने गार्डन पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम को ही चूज किया। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये प्लांट जो है इजीली अवेलेबल था। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या हो गया कि भैया ये प्लांट जो है ये गार्डन प्लांट था। अब गार्डन प्लांट था तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं चाहिए था। ठीक है, नो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नीडेड। सही है, चलो जी। अब हमने क्या बोला, दूसरी बात क्या हो सकती है कि भैया ये प्लांट जो था ये कैसा था, बाइसेक्सुअल। प्लांट कैसा था, बाइसेक्सुअल था, इसमें मेल पार्ट भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था, तो बाइसेक्सुअल प्लांट था ये। अब बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ ये प्लांट जो था ये एनुअल प्लांट की कैटेगरी में भी रखा गया। ठीक है, एनुअल प्लांट का मतलब क्या हो गया, पूरे साल मतलब इसमें फ्लावर्स आएंगे और वो फ्लावर्स जो हैं वो प्रॉपर हमें सारी चीजों को स्टडी करने में हेल्प करवाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है यहाँ पर,
इसके जो फ्लावर्स थे ना, वो कैसे फ्लावर्स थे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स थे। इसके फ्लावर्स कैसे थे? क्लिस्टोगैमस। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है तुमने क्लिस्टोगैमस? हाँ जी बताइए, क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्यों? क्लिस्टोगैमस बताओ बच्चों, क्लिस्टोगैमस क्या होता है? हाँ जी बच्चों, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? बताइए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर बच्चों देखो क्या होता है, एक ऐसा फ्लावर जो कि क्या हो, पूरा का पूरा बंद हो। बंद मतलब क्या हो कि यहां पे ये फ्लावर जो है डू नॉट ओपन एट ऑल। डू नॉट ओपन एट ऑल मतलब कि इस फ्लावर के अंदर, पत्ता बना दिया, एक्चुअली फ्लावर था ये, लेकिन ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो कहानी समझ आ गई कि भैया यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं तो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? या तो क्लिस्टोगैमस होने चाहिए, और नहीं है तो फिर हम क्या बोल देंगे कि भैया जैसे कि मेंडल ने क्या यूज किया था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन टेक्निक्स का यूज किया था। इन्होंने इमेस्कुलेशन से क्या किया? फ्लावर्स को कट किया, देन उनको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए उन पे बैगिंग कर दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है प्रॉपर। अब हमने ये बोला कि भाई ये सारी बातें यहाँ पे इसको ये अलाउ करती हैं कि भाई ये जो गार्डन पी प्लांट है ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है कि डिफरेंट या वेरियस, डिफरेंट या वेरियस, डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रीट्स ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट पे ही, सेम प्लांट पे ही हमें क्या देखने को मिल जाता है? अलग अलग कैरेक्टर्स या ट्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि एक ही प्लांट है और उसके इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और इतने सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि भाई ये प्लांट को, गार्डन पी प्लांट को एडवांटेजेस बना देती हैं मेंडल के लिए, और उस टाइम पर एडवांटेजेस बना देती है जिस टाइम पर इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक्स की नहीं थी, ठीक है। तो प्रॉपरली यानी मेंडल ने जो काम किया है उसमें इन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का रीजन ये भी था कि इनको आसानी से मिल गया था, मतलब इन्हीं के गार्डन में ही मिल गया होगा तो इजी टू ग्रो था, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये सारी बातें इसकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट और मेंशन कर लो कि इस प्लांट में क्या देखा गया? शॉर्ट लाइफ स्पेन देखा गया। और शॉर्ट लाइफ स्पेन देखा गया तो मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ जनरेशंस, नंबर ऑफ जनरेशंस स्टडीड, जो भी जनरेशन स्टडी की गई है वो क्या थी? ज्यादा थी। यानी एक प्लांट ले लूंगा उसकी 2 4 5 जनरेशन को मैं स्टडी कर सकता हूं। तो यानी कि एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है इसका, और इसकी नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो हम ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एक प्लांट है, ठीक है, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, दोनों का क्रॉस करवाया, दोनों के क्रॉस से हमें नए प्लांट्स मिले, पेरेंट प्रोजेनी, पेरेंट वाली, और देन ऑफस्प्रिंग वाली, देन उसके बाद उनकी ऑफस्प्रिंग, देन उनके ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट लाइफ स्पैन से जल्दी से स्टडी कर सकते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स। समझ आया? तो ये सारी बातें थी कि गार्डन पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम क्यों चूज किया गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने यूं बोला कि भाई गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया, गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट करके सारे के सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया। अब वो कैरेक्टर्स क्या थे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स और ट्रीट्स फाउंड इन गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट से कौन से कैरेक्टर्स और ट्रेड्स इनको यहां पर मिले हैं ये हमें प्रॉपरली यहां पर बताना है। अच्छा उससे भी पहले जैसे कि मेरा तरीका ही यही है कि भाई मैं यहाँ पर हर एक डेफिनेशन को क्लियर करके चलता हूँ।
तो कैरेक्टर और ट्रेट की डेफिनेशन बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय अ कैरेक्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रेट? बता सकते हैं आप? सामने जो प्रेजेंट हो। डेफिनेशन बता सकते हैं कि कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करें, ट्रेट को कैसे डिफाइन करें? हाँ जी बताइए भाई, कैरेक्टर और ट्रेट को कैसे डिफाइन किया जाए? हाउ कैन वी डिफाइन द कैरेक्टर और ट्रेट? बताओ, कैरेक्टर क्या है? चलो ये बता दो, कैरेक्टर क्या बताया था मैंने? हाँ, जेनेटिक एक्सप्रेशन ये कैरेक्टर है। जेनेटिक एक्सप्रेशन का मतलब हो गया जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कैरेक्टर ने अपना काम किया काम किया काम किया और जो उसको एक्सप्रेस करना था वो करवा दिया, तो वो हो गया ना। अब कैरेक्टर क्या है, वापस वहीं पे बात आ गई। दे आर द दे आर द जेनेटिक फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल which characterize their nature and allows them to distinguish। भाई सीधी सीधी बात है, कैरेक्टर्स क्या हैं? जेनेटिक फीचर्स हैं। अब ये जेनेटिक फीचर्स जो हैं ये हमें यहाँ पर कैसे दिखेंगे? तो हमने बोला कि भैया ये दिखेंगे उसके नेचर में, या फिर उसको डिस्टिंग्विश करवा रहा है कि भैया ये वाला प्लांट जो है इसकी हाइट देखो कैसी है, ये वाले प्लांट का देखो इसका जो फ्लावर है उसका कलर देखो कैसा है। तो ये हाइट कलर ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? कैरेक्टर। ठीक है, तो यानी हमने ये बोला कि भैया हम जो ओवरऑल बात करते हैं किसी भी जेनेटिक फीचर की, तो वो जेनेटिक फीचर उसका क्या है? कैरेक्टर। ठीक है, अब ट्रेट बताओ, ट्रेट क्या हो सकता है इसके हिसाब से? सही बात है, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ट्रेट की बात करते हैं, ट्रेट क्या है? देखो, अब इसको तो हमने बोल दिया जेनेटिक फीचर, लेकिन एक जो कैरेक्टर है ना, यानी एक जेनेटिक फीचर जो है, उस जेनेटिक फीचर में हमारे पास में क्या मिलेगी? हमें वैरायटी। ठीक है, दीज आर द या दे आर द varieties of genetic features which actually distinguish the individual from, या द की जगह लिख दो, वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। एक इंडिविजुअल को दूसरे से डिस्टिंग्विश करवाने के लिए हमने बोला हमें क्या मिलता है? यहाँ पर ट्रेट मिलता है। और ये जो ट्रेट है ये हम बोल सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर का ही पार्ट है एक हमारे पास में, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्रेट नाम दे रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है। समझ आ गया? सही है सब कुछ? तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमारी खास बात जो है वो क्या है कि हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक फीचर्स की बात चल रही है। ये जेनेटिक फीचर्स जो हैं ये उसके नेचर में हमें दिखाई देंगे या फिर उनको डिस्टिंग्विश करने में काम आएंगे।
अब इस कैरेक्टर की जो भी हमारे पास में वेराइटीज होंगी जेनेटिक फीचर्स की, जो एक्चुअली क्या करवा रही है, डिस्टिंग्विश करवा रही है एक इंडिविजुअल को दूसरे से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोनों में। एग्जाम्पल देखो दोनों के क्या है। एग्जाम्पल में जैसे स्टेम हाइट, ठीक है, या फिर प्लांट हाइट, इसके अलावा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ये क्या हो गए, ये हो गए कैरेक्टर्स। ठीक है, बट इन्हीं के लिए अगर मैं क्या निकालूं, इनके ट्रेट निकालूं, ठीक है, इन्हीं के ट्रेट, तो इनके रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं जी। स्टेम हाइट की बात करूं, प्लांट हाइट की बात करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, हाइट जो है मेरे पास में वो टॉल है या फिर क्या है, ड्वार्फ है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं दोनों चीजें, तो मतलब ये क्या है, इसकी वेराइटीज ऑफ जेनेटिक फीचर्स हैं। यानी कि जेनेटिक फीचर था प्लांट हाइट या स्टेम हाइट, जिसमें अब दो वेराइटी आ चुकी हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टेम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर में हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर्स हैं, व्हाइट फ्लावर कलर्स हैं। तो अब देखो एक्चुअल यहां पर डिस्टिंग्विश कर दिया ना हमने कि ये वॉयलेट वाला है और ये व्हाइट वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमने बोला कि ये सारी बातें जो हैं आपस में रिलेटेड ही है, लेकिन एक कैरेक्टर के ही क्या होते हैं, ट्रीट होते हैं। सही है, ये चीज हमें याद रखनी है। अ कैरेक्टर इटसेल्फ contains its different traits। ठीक है, एक कैरेक्टर जो है वो खुद इसके अपने खुद के मतलब ट्रेट्स को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। और कैरेक्टर के ही वो ट्रेट हमें देखने हैं। यहाँ पर कितने कैरेक्टर मेंडल ने फाइंड आउट किए, कितने ट्रेट मेंडल ने फाइंड आउट किए, वो हमें देखना है। तो प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन क्या होती है, बताइए जी। एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन किसे कहते हैं, हमने अभी पढ़ा ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन। तो कौन बताएगा कि एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन किसे कहा जाता है। मेंडल ने सेलेक्ट किए थे जो स्पीसीज थी उनमें प्योर लाइन सेलेक्ट किए थे, यानी गार्डन पी प्लांट जो था उनमें कौन से मेंबर्स को सेलेक्ट किया, जो प्योर लाइन्स थे यानी ट्रू ब्रीडिंग वाले थे। तो ये प्योर लाइन्स या ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है, बताइए जी। फटाफट फटाफट। हम्म, सेम कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर बोले तो यानी एक प्योर लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं यूं बोलूं कि मेरे पास में जैसे मैंने बोला मेरे पास मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी। इन दोनों में मुझे डिफरेंस कर रहा हूं कि कौन सा प्योर लाइन है और कौन सा प्योर लाइन नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा दोनों में, बताओ। हाँ भाई, जैसे मान लो इसको हमने बोल दिया
ये प्लांट था और इस प्लांट का क्या है, ये फ्लावर है, सही है। इस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब हम कैसे बताएं कि भाई यहां पर हमारे पास में ये प्योर लाइन ही बने, कब बता सकते हैं ये चीज? कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके। कैसे? कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि भैया हमें बताना हो कि यहाँ पर प्योर लाइन है या नहीं है, तो हम ये बताएंगे कि भैया जो भी ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन होंगी वो हमेशा क्या शो करेगी, ऑलवेज शोज द सेल्फ पॉलिनेशन। और ये क्वेश्चन ही इसलिए पूछा था कि फर्स्ट चैप्टर में तुमने पढ़ रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फर्स्ट चैप्टर कितना पढ़ रखा है ये आप लोगों ने देख ही लिया, तो कृपया रिवाइज कर लें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम आने वाली हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वो सारी बातें यहाँ पर काम आने वाली हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमेशा याद रखिए, टू बी रिमेंबर में डाल दीजिए, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात क्या है, पहली बात तो अगर ए इंडिविजुअल क्या शो कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो मतलब क्या है, वो क्या है, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन है। ये नहीं कर रहा है मान लो, हमने बोला दूसरी बात क्या हो सकती है जी, दूसरी बात ये हो सकती है कि इनके जो भी ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल या फिर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है फॉर फॉर सेवरल जनरेशंस, कई सारी जनरेशंस के लिए हमने बोला इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम फॉर सेवरल जनरेशन का मतलब हो गया कि वो क्या है, एक तरह से प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग है। और इसमें अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नहीं है। समझ आया क्या? पहले बड़ा एक चैप्टर आता था पहले तुम्हारे, स्ट्रेटजीज एंड एनहेंसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन, जो कि कट चुका है, ठीक है, 12th क्लास में आता था। उसमें बोलते थे कि भैया इसका नुकसान क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्योर लाइन। प्योर लाइन का डिसएडवांटेज क्या है, बता सकते हो सोच के? अगर ये बता दिया तो इसका मतलब ये है कि तुमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि एक्चुअल में प्योर लाइन किसे बोल रहे हैं हम, और प्योर लाइन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितने टाइम के लिए होना चाहिए। सही बात है, एकदम सही बात है। डिसएडवांटेज ये है कि भैया इसमें वेरिएशंस जो हैं वो नहीं होती हैं, तो वेरिएशंस नॉट अकर्स, ठीक है, पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसका एक क्वेश्चन आता था, और उसका नाम क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक हमारी भैंसिया है, उसको हम बार बार उसी ही फैमिली के, उसकी फैमिली के एंसेस्टर से ही हम क्रॉस करवाते रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर 5 to 6 जनरेशन के लिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो वो एकदम प्योर लाइन बन चुका है। और एकदम प्योर लाइन बन चुका है तो यानी धीरे धीरे हर बार, यानी हर उसकी जनरेशन में कुछ ना कुछ उसके जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं उनमें हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है, यील्डिंग पावर है, यील्डिंग कैपेसिटी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इन सब चीजों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर वो भैंस शुरुआत वाली, सबसे पहली वाली, अगर 50 लीटर दूध देती थी, जो कि बहुत फेंक दिया मैंने, लेकिन एग्जांपल है तो समझ लो, अब वो 50 लीटर भैंस दूध देती थी जो, अब 5th 6th जनरेशन तक आते आते उसने 5 लीटर कर दिया। मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा हमने बोला कि भैया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है यील्ड में या प्रोडक्शन में, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम हो चुका है, उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहां पर एनिमल जो है स्पीसीज वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जा चुकी है। ऐसे ही प्लांट्स में भी अगर हम 5 to 6 जनरेशन के लिए उसको क्रॉस करवाते हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। समझ में आया? सही है सब कुछ? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो हमारा एक फिनोमिना है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आता है, प्योर लाइंस में जनरेट होता है। तो इसे हमें थोड़ा सा याद रख लेना है, पॉइंट टू रिमेंबर करके, क्योंकि बाकी तो यहाँ पर इन एक्चुअल तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये चैप्टर हमारे है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हमने बात कर ली है मेंडल के बारे में कि मेंडल ने क्या क्या काम किया, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को क्या नाम दिया गया, कितने साल तक वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब उस एक्सपेरिमेंट में उनको मिला क्या, वो चीज हमें देखनी है। तो यानी कि द ऑब्जर्वेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो किसने किए थे, मेंडल ने किए थे। तो उनके ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है अब। ठीक है, तो देखो जरा क्या क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भैया उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा स्पेस बचाते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रीट्स। ठीक है, इन सबको एक साथ बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। यानी कि मेंडल ने क्या फाइंड आउट किए थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स फाइंड आउट किए थे। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं टोटल कितने हैं, 7 पेयर में हैं। इसका मतलब 14 ट्रेड्स हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है, तो उन 14 ट्रेड्स की हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि वो 14 ट्रेड हमारे पास क्या क्या थे। तो सबसे पहले जैसे बात करें अगर हम, तो एक तरफ हम मेंशन करेंगे किसको, कैरेक्टर्स को, और एक तरफ हम मेंशन करेंगे किसको, ट्रेड्स को। और ट्रेड्स में भी हम मेंशन करेंगे किसको, इधर एक साइड डोमिनेंट को और एक साइड रिसेसिव, ताकि यहीं पे ही उसको अलग कर लिया जाए, बार बार उसका कोई वो चीज ना रहे, डाउट ना रहे कि हमें कौन सा क्या कहां पर अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखिए जी, बात यह है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमें दिया और क्या क्या हम यहां पर देखने वाले हैं, उन सब की बात करनी है। ठीक है, चलो देखो जी, क्या क्या हमारे पास सारी चीजें हैं, सबको देखते हैं। जैसे कैरेक्टर्स में अगर बात की जाए तो पहला क्या कैरेक्टर था जो उन्होंने लिया, तो हमने बोला जी पहला कैरेक्टर जो उन्होंने लिया वो था स्टेम की हाइट, स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट हमने पढ़ी थी, कैसी थी बोलो, स्टेम हाइट कैसी थी, स्टेम हाइट कैसी थी, डोमिनेंट या रिसेसिव दो तरीके से हो सकती है। तो यानी एक क्या हो सकता है, टॉल, और एक क्या हो सकता है, ड्वार्फ। ठीक है, तो टॉल मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भैया एक प्लांट जो है वो बड़ा है, एक प्लांट छोटा है, दोनों में डिस्टिंग्विश हो गया है। इसका मतलब कैरेक्टर जो था वो तो क्या था, स्टेम की हाइट कैसी है। भाई मैंने बोला स्टेम की हाइट कैसी है, अब तुम कैसे बताओगे, उसके ट्रेट ही तो बताओगे कि स्टेम की हाइट छोटी है या बड़ी है। तो अगर छोटी है तो ड्वार्फ, बड़ी है तो टॉल। इसका मतलब यहाँ पर हमने डोमिनेंट और रिसेसिव को अलग कर लिया है। साथ साथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये ट्रेट है उसके। ठीक है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। सेकंड अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लावर का कलर कैसा था और फ्लावर की पोजीशन कैसी थी। ठीक है, तो फ्लावर कलर कैसा था, वॉयलेट जो डोमिनेंट था और व्हाइट जो क्या था, रिसेसिव था। ठीक है, फ्लावर पोजीशन कैसी थी, एक्सियल जो डोमिनेंट थी और टर्मिनल जो क्या थी,
रिसेसिव थे। तो ये हमने 3 अभी तक कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। इन 3 कैरेक्टर्स में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, ये भी हमने देख लिया है। यहां तक समझ आया? सही है सब कुछ? अब देखो 4th नंबर पे हमारे पास में क्या है, पॉड की शेप कैसी है और पॉड का कलर कैसा है। तो पॉड शेप एंड पॉड कलर, ये 2 चीजें हैं। पॉड शेप में हमारे पास में क्या आ सकता है, एक आ सकता है इन्फ्लेटेड और एक आ सकता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। जिसको जहां पे डाउट हो कृपया पूछ ले, बाद के लिए उसको पेंडिंग ना छोड़े, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास कौन हो सकता है, पॉड कलर। पॉड कलर में डोमिनेंट कलर जो है पॉड का वो तो कैसा है, ग्रीन है, और बाकी जो है वो कैसा है, येलो। सही है। तो ये टोटल हमने 5 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। इन 5 कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये 5 कैरेक्टर्स अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हमारे 2 कैरेक्टर और बच गए, जिनके 4 जो ट्रेट हैं वो बचे हुए हैं। 6th हमारे पास में क्या है, 6th और 7th ये हमारे पास में क्या है। तो हमने बोला कि भैया फिर इन्होंने बात करी सीड की, सीड का शेप कैसा है और सीड का कलर कैसा है, ठीक है। तो सीड शेप और सीड कलर की बात की, और सीड शेप और कलर की बात करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सीड शेप की बात करें तो कैसा आएगा, राउंड, और यहां पे कैसा आ जाएगा, रिंकल्ड, ठीक है। ऐसे सीड कलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ग्रीन येलो था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, येलो, और यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ये सारी बातें हैं जो हमें पढ़नी है, किसके बारे में, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में। ये जो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स हैं इनको हम पर्टिकुलरली देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 7 कैरेक्टर्स हैं और उनके 14 क्या हैं, ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो पेयर में हमारे पास में ये ट्रेड्स प्रेजेंट है, जिसमें डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट 2 तरीके से हमने दिखाए। तो ये सारी बातें हो गई हैं मेंडल के लिए, कि मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। सही है, समझ आए यहां तक, सही है सब कुछ। तो ये हमने आज के लिए पढ़ लिया है हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में हमने जो जो बातें पढ़ी हैं वो एक्चुअली हमारे पूरे के पूरे इस जर्नी में काम आने वाली हैं। जो हम जेनेटिक्स का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके हमने बेसिक्स को यहाँ पर आज टच कर लिया है, ठीक है। अब फटाक से हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप पर आ जाते हैं और कंक्लूजन करके इसको लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास में अब देखो क्या है कि भैया ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए, ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स की जब प्रॉपर बात की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो भी हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट्स थे, इन एक्सपेरिमेंट में हमने हमने टाइप्स देखने हैं कि टाइप्स कैसे हैं। अब देखो 2 टाइप थे यहां पर, एक क्या था, मेंडल ने जो स्टडी किया, ठीक है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 2 टाइप देखे गए हैं। 2 टाइप में क्या है, फर्स्ट जो टाइप देखा गया है वो है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, केवल एक जीन का इनहेरिटेंस अगर होता है। एंड देन सेकंड देखा गया है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, तो यानी 2 जीन्स का जो इनहेरिटेंस है वो कैसा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास बात है। एक जीन का इनहेरिटेंस देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यानी कि मेंडल ने जो काम किया है वो क्या काम किया है, एक जीन को स्टडी किया, देन उसके बाद 2 जीन को पेयर में स्टडी किया। एक जीन को स्टडी किया तो उसके लिए क्रॉस बनाया होगा, वो क्रॉस क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है एक, एक यानी क्या, एक जीन, ठीक है। और इधर हम क्या बोल देंगे, डाई हाइब्रिड
क्रॉस। तो यानी कि यहां पर मेंडल ने दो टाइप से एक्सपेरिमेंट किए थे और दो टाइप से इन एक्सपेरिमेंट को शो किया था, और दो टाइप से शो करने का मतलब क्या हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, वो यहां पर देखा गया, जिसमें मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा गया। सही है। अब हमने क्या बोला कि भैया फाइनल स्टोरी क्या है, तो अब आ जाते हैं हम क्या, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन देखा गया, बताइए जी। क्या कंक्लूजन देख सकता है कोई इंसान यहां से, क्या देख सकता है, बोलो। चैप्टर क्या नाम था चैप्टर का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो कंक्लूजन में मेंडल ने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट से जो निकाला वो क्या निकाला, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आया क्या चैप्टर समझ में, कि भैया चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर कहना चाहता है मेंडल ने कुछ इनहेरिटेंस के रूल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे, जो कि उन्होंने बोला था मतलब बाद में ऐसा हुआ नहीं, हालांकि बहुत सारी एक्सेप्शंस देखी गई थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि भैया हर जगह पे पूरी दुनिया में यूनिवर्सल वे पर देखा जाए तो मेरे ये जो सारे के सारे प्रिंसिपल्स या लॉज होंगे, ये लॉज ही हर जगह पर एप्लीकेबल होंगे जेनेटिक्स में, और इनके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन हालांकि ये रॉन्ग थे, गलत थे। मेंडलिज्म में सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखा गया, बाकी कई जगह पर हम पोस्ट मेंडलिज्म में देखेंगे सारे एग्जांपल्स जिसमें ये लॉ, कोई ना कोई लॉ जो था वो क्या था, यहाँ पे गड़बड़ था। ठीक है। इन्होंने बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स दिए, 3 प्रिंसिपल्स गिवन बाय मेंडल। तीन बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, देखो। पहला क्या था, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या पता लगा लिया था कि भैया यहां पर चक्कर क्या है, डोमिनेंस और रिसेसिव का चक्कर है। तो पहला लो ही इसने क्या दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लो क्या हुआ, जब इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख रहे थे जब ये, उस वक्त क्या हुआ कि F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी जो आई, उसमें इन्हें पता लगा कि यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एप्लीकेबल हो सकता है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेपरेट होना। अब सेपरेट कौन हो रहा है, गैमीट्स, उनकी हम प्रॉपर बात करेंगे आगे। ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर इंक्लूड किया गया। देन फाइनली हमारे पास एक लॉ आया जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो तीन बेसिकली लॉज आए यहां पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी तीन ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मेंडल ने दिए, कंक्लूड किए अपने इन सारे हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट से। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें आगे पढ़ने हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक टू स्टडी है, टॉपिक्स टू बी स्टडीड इन नेक्स्ट क्लास, वो क्या क्या है देख लो। एक तो हमें क्या पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की सारी टर्म्स पढ़नी है। देन हमें क्या पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स, पहले प्रिंसिपल नहीं पढ़ने हैं, पहले पढ़ने टाइप्स ऑफ क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉस पढ़ने हैं। एंड देन फाइनली हमें क्या पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये चीजें हैं जो हमें कवर करनी है नेक्स्ट हमारी क्लासेस में। तो हमने बोला टर्मिनोलॉजीज यानी कि टर्म्स, टर्म्स में हम कई सारी टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं जेनेटिक्स के लिए, तो वो सारी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉस जो हमने देखे, दो टाइप के हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, उनको हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी जोश के साथ।
और थोड़े होश के साथ भी, तो थोड़ा रिवाइज करके आना। 10th क्लास की जेनेटिक्स को पढ़ लेना या टर्म्स को पढ़ लेना कहीं से, जो जेनेटिक्स में हमारे काम आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।